नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे आज की इस नए वीडियो में। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो। आज हम मोहनजोदड़ो नगर के बारे में हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में आज हम मोहनजोदड़ो, पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा। आज हम मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो नामक स्थान के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया भी था कि जो सबसे पहला स्थान था वो हड़प्पा था और जो दूसरा स्थान है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका अर्थ है। वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है लरकाना जिला। लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध जिले के सिंध राज्य के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित स्थान है। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था वो 1922 में, हमें केवल एक ही सन इसमें याद रखना है, 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। 1922 में इसका उत्खनन मैंने बताया था आपको राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी नामक एक पुरातत्वविद थे, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। ये सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसे कहा जाता है। लगभग 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ, 1200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा फैला हुआ ये सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का महानगर कह सकते हैं हम इसे। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का महानगर कह सकते हैं, सबसे बड़ा स्थल है। इसे दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। तो पहली राजधानी कौन सी है? पहली राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है, दूसरी राजधानी इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ एक इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट, उनकी मैं एक बात का जिक्र करूंगा। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MJ को जुड़वां राजधानी बताया था, को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानी बताया था। हड़प्पा सभ्य और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने बताया? स्टुअर्ट पिगट ने। अब मोहनजोदड़ो की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ भी दो टीले बने हुए हैं मोहनजोदड़ो में भी, एक तो पश्चिम टीला और एक पूर्व टीला। पूर्व टीला और पश्चिम टीला। पूर्व टीला एक नगर टीला है और पश्चिम टीला है वो दुर्ग टीला है। यहाँ भी जो दुर्ग टीला है उस पर बाद में कनिष्क ने एक स्तूप बनवाया था, कनिष्क के द्वारा एक स्तूप बनवाया था, इसलिए इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्तूप टीला, दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ के भवन निर्माण के बारे में। अगर बात करें तो ये यहाँ के जो मकान थे वो भी पक्की ईंटों के बने हुए थे, पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे। पक्की ईंटों से बने हुए मकान मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की एक और विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता अगर बात करें तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो ग्रिड नुमा पद्धति पे बनी हुई है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे एक थोड़ा चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार से बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पे काटती है, इसे चेस बोर्ड पद्धति। सड़कों के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊँ, सड़कें हैं वो ग्रिड नुमा पद्धति जो कि ये होती है, इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो ग्रिड नुमा पद्धति, इसे शतरंज बोर्ड पद्धति भी कहते हैं, शतरंज या चेस बोर्ड
पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई बनाई गई है। जो सबसे चौड़ी सड़क है मोहनजोदड़ो की, उसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट के आसपास है। 10 मीटर से भी ज़्यादा का बताया हुआ है, लगभग 30 फीट अपने इसको कह सकते हैं। इसे एक और विशेषता है, इसके साथ साथ सड़कों के साथ साथ नालियाँ बनी हुई है। नालियाँ बनी हुई है सड़कों के साथ साथ। ये छोटी नालियाँ, गलियों में से छोटी नालियाँ निकलती है। प्रत्येक घर से पानी निकासी के लिए नाली है। वो नाली गली के नाली में मिलती है। वो नाली मुख्य सड़क पे एक बड़े नाले के अंदर आती है। उसमें बीच में गड्ढे वगैरह भी बनाए हुए हैं। ये आप जब कक्षा 11-12 की पुस्तकों का अध्ययन करोगे तो उसके अंदर पूरा विस्तार से इसके नालियों के ऊपर जल निकास प्रणाली पे प्रश्न भी आता है। कक्षा 12 में जल निकास प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में प्रश्न यहाँ आता है। तो यहाँ नालियाँ बनी हुई है। नालियाँ हैं वो प्रत्येक घर से पानी निकासी के लिए बनी हुई है। बहुत ही एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। नालियों के बारे में जो अर्नेस्ट मैके नामक एक विद्वान हुए हैं, अर्नेस्ट मैके ने ये कहा है कि आधुनिक विश्व को जो सबसे बड़ी देन है, आधुनिक विश्व को सबसे बड़ी देन है जो हड़प्पा सभ्यता की, वो जल निकास प्रणाली है। यहाँ की जल निकास प्रणाली है वो आधुनिक सभ्यता को सबसे बड़ी देन बताया है अर्नेस्ट मैके ने। अब इसे हम आगे बात करें अगर मोहनजोदड़ो में, तो इसे सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान के बीचों बीच हरा भरा क्षेत्र। रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में हरा भरा क्षेत्र, इसे कहा जाता है रेगिस्तान के मध्य में हरा भरा क्षेत्र। ये होता है नखलिस्तान का तात्पर्य, हरा भरा क्षेत्र। तो ये सिंध का नखलिस्तान कहलाता था। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था। कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ पे जो शव थे उनका दाह संस्कार किया जाता था, ऐसा माना जाता है। शव दाह संस्कार द्वारा अंतिम संस्कार होता था, दाह संस्कार किया जाता था। एक इतिहासकार हैं कैनेडी ने यहाँ एक कंकाल, मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला एक, उसका अध्ययन करवाया मानव कंकाल का। तो उस मानव कंकाल से मलेरिया के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्हें मलेरिया हुआ था, या ये एक महामारी से इस सभ्यता के खत्म होने के प्रमाण के रूप में भी इसे माना जाता है। मलेरिया का प्रमाण मिला था, एक यहाँ के जो कंकाल था उसके अंदर मलेरिया का प्रमाण मिला था। ये जो है सभ्यता थी, ये 7 स्तरों में पाई जाती है। 7 स्तर में ये सभ्यता पाई गई है। इस सभ्यता के 7 कर्मिक स्तर हैं वो पाए गए हैं। 7 कर्मिक स्तरों में ये सभ्यता पाई गई है। 7 कर्मिक स्तर में ये सभ्यता पाई गई है। यहाँ पे मैंने बताया कि मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। जो सबसे बड़ी ईंट यहाँ पे प्राप्त हुई है, एक सबसे बड़ी ईंट जो अगर हम बात करें वो प्राप्त हुई है, वो लगभग 9 × 26 × 52 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ी और मोटाई की है। 9 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, 26 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 52 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। सामान्यतः जो ईंटें थी वो 1:2:4 की थी। ये थोड़ी उससे भिन्न है। ये सबसे बड़ी ईंट यहाँ से प्राप्त हुई है। अब अगर हम बात करें यहाँ की अगर शासन व्यवस्था थी यहाँ की, उसको जो विद्वान थे वो मानते हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ की थी, न होकर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो प्रमुख महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें मिली है। तो मोहनजोदड़ो से अगर बात करें तो यहाँ का जो मुख्य, जो यहाँ से 2 इमारतों के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक तो है विशाल स्नानागार।
ये विशाल स्नानागार जरूर कोई वहाँ पे सामूहिक या धार्मिक कोई आयोजन यहाँ पे किया जाता था, उसके लिए संभवतः बनाया गया था। ये एक विशाल स्नानागार है, एक तालाब के रूप में है, जिसकी जो गहराई है वो लगभग 8 फीट है, जो उसकी चौड़ाई है वो 23 फीट है, और जो इसकी लंबाई है वो लगभग 39 फीट के आसपास है। 8, 23, 39 फीट, 8 बाई 23 बाई 39 फीट का ये विशाल स्नानागार बनाया गया है। इसके उत्तर और दक्षिण पार्श्व में, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी इस तालाब से अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए। उत्तर दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके 3 और एक बरामदे बनाए हैं, जिसके अंदर लगभग 8 स्नान घर अलग से बनाए गए हैं। इसमें पानी के कुएं बनाए गए हैं, जिसमें इस विशाल स्नानागार था जो तालाब के रूप में था, उसमें पानी की सप्लाई उन कुओं से दी जाती थी। संभवतः पार्श्व में सीढ़ियां बनी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई सामूहिक आयोजन यहाँ पे, धार्मिक आयोजन या कोई अन्य आयोजन यहाँ पे किया जाता था। ये धर्म से जोड़ के इसको देखा जाता है। ये विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरी जो यहाँ से विशाल हम बात करें तो वो है विशाल अन्नागार। मैंने आपको हड़प्पा में भी बताया था, एक अन्नागार मिला है जिसमें 6 के क्रम में कुल 12 अन्नागार थे। यहाँ एकमात्र विशाल अन्नागार मिला है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 15.23 इंटू 45.71 मीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो विशाल अन्नागार मिला है वो 15.23 मीटर चौड़ा और 45.71 मीटर लंबा ये अन्नागार है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, तो हमें महाविद्यालय भवन मिला है, एक महाविद्यालयी भवन भी मिला है, महाविद्यालयी भवन मिला है। हम बात करें तो यहाँ से हमें एक सभा भवन मिला है, जो कि लगभग 20 स्तंभ पर टिका हुआ है। सभा भवन मिला है जो लगभग 20 स्तंभ वाला है, 20 स्तंभ वाला सभा भवन जिसे कहा गया है, ये भी यहाँ से मिला है। हम यहाँ से बात करें तो हमें एक हाथी का कपालखंड यहाँ से मिला है, हाथी का कपालखंड यहाँ से मिला है, हाथी का कपालखंड। यहाँ से घोड़े का दांत मिला है, घोड़े का दांत यहाँ से हमें मिला है। अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक पुरोहित, या इसे योगी भी कहा गया है, कहीं कहीं योगी या इसे पुजारी भी कहा गया है, इसकी मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, और इसका भवन भी मिला है, जिसे माना जाता है, ये प्रमाण तो बिल्कुल नहीं होता, प्रमाणित तो नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ एक जो भवन मिला है, विशेष भवन, वो इस पुरोहित या योगी या जो पुजारी की जो मूर्ति है उससे जुड़ा हुआ भवन है, इसलिए इसे पुरोहित का भवन भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ से हमें नाव और तराजू के चित्र मिले हैं, नाव और तराजू के चित्र भी हमें मिले हैं। अब जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताऊंगा वो है, यहाँ से हमें पाशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मिली है। पाशुपतिनाथ जिसे शिव कहा जाता है, उनकी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, पाशुपतिनाथ की मूर्ति, पाशुपतिनाथ जिन्हें आद्य शिव कहा जाता है, पाशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से मिली है। इसके अलावा बात करें, यहाँ मातृ देवी की मूर्ति हमें नहीं मिली है, ये याद रखना है। यहाँ से हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नृत्यरत स्त्री की मूर्ति कह सकते हैं, नृत्यरत स्त्री की मूर्ति, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो हमें यहाँ से सूती वस्त्र का अवशेष प्राप्त होता है। सूती वस्त्र के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। सूती वस्त्र एक चांदी के बर्तन के अंदर, चांदी के बर्तन के अंदर कपड़ा मिला है। यहाँ पर चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार चांदी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं। कुछ ताम्र उपकरण हैं, ताम्र उपकरण हैं, वो भी सूती कपड़े के अंदर, सूती कपड़े में लपेट कर धागे से बांधे हुए मिले हैं, लपेट कर धागे से बांधे हुए मिले हैं, धागे से बांधे हुए मिले हैं। ये यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ से अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 1200 मोहरें प्राप्त हुई है, 1200 मोहरें प्राप्त हुई है। उनमें से जो एक महत्वपूर्ण मोहर है उसमें एक तरफ है वो एक योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति वाली मोहर है, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको बताया था कि योगी की मूर्ति वाली मोहर है, जिसमें दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी हुई है, बैल की आकृति वाली भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से मिली है? ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से तो हमें कुंभकार के 6 भट्टे, जो कुंभकार या कुम्हार होते हैं, कुंभकार जो बर्तन बनाने वाले हैं, कुंभकार के 6 भट्टे हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 6 भट्टे यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक बार अगर हम देखें तो यहाँ से हमें योगी की मूर्ति वाली बैल की आकृति, 1200 मोहरें, ताम्र उपकरण सूती कपड़े में लपेटकर और धागे से बांधे हुए हमें यहाँ से मिले हैं। पुरोहित का आवास हमें यहाँ से मिला है, सभा भवन हमें यहाँ से मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, लगभग 1200 हेक्टर के आसपास विशाल क्षेत्र इसके पास था। विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल था, सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पर 1200 मोहरें मिली है। एक यहाँ पर गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान, गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान मिले हैं, गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान मिले हैं। एक चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लेकर भाग रहा है, एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लेकर भाग रहा है, ऐसा एक चित्र मिला है, चाकू लेकर भाग रहा है, ऐसा चित्र वहाँ से हमें एक मिला है। तो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मोहरें थी, लगभग सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मैंने बताया कि अभिलेख वाली सबसे ज़्यादा मोहरें हैं वो हड़प्पा से, और सबसे ज़्यादा मोहरें हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से। अब एक बार रिवाइज इसको अच्छे से करेंगे, आपको एक बार में सारा याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, सबसे बड़ा स्थल, दूसरा खोजा गया स्थल 1921 में पहला हड़प्पा था, दूसरा खोजा गया स्थल सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल आपको हमेशा याद रहेगा। अगर एक बात आप ध्यान दोगे, देखिए इसका नाम बहुत बड़ा है, इसका नाम बहुत बड़ा है, मोहनजोदड़ो। नाम बहुत विशाल है, मोहनजोदड़ो। इसलिए देखो यहाँ सब विशाल विशाल चीज़ें मिलती है, यहाँ पर सब विशाल विशाल चीज़ें मिलती है। आगे पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहला स्थल है वो हड़प्पा है, लेकिन दूसरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। ये सबसे बड़ा स्थल है, इसे दूसरी राजधानी का है, लेकिन स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वां राजधानी बताया है हड़प्पा सभ्यता का। इसमें भी 2 टीले खोजे गए हैं, पूर्व टीला और पश्चिम टीला। पूर्व टीला है वो नगर टीला है और पश्चिम टीला है वो दुर्ग टीला है। ये दुर्ग टीला है, इसमें बाद में जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उन्होंने यहाँ पर स्तूप बनवाया था, इसलिए इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है।
यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, और जो सबसे बड़ी पक्की ईंट यहाँ पे एक मिली है वो 9 बाई 26 बाई 52 सेंटीमीटर की है, जो कि सबसे बड़ी थी। वैसे ईंटों का जो अनुपात था वो 1:2:4 के अनुपात में ईंटें यहाँ की जो मिली है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो नगर नियोजन है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को ग्रिड नुमा पत्ती पर, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के साथ साथ नालियों का भी जिक्र आता है कि नालियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान के मध्य में हरा भरा क्षेत्र। यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार दाह संस्कार के द्वारा किया जाता था। कैनेडी ने यहाँ पर एक मानव कंकाल से मलेरिया के प्रमाण भी प्राप्त किए हैं। 7 स्तर इस सभ्यता के पाए जाते हैं, 7 क्रमिक स्तर, यानी कहा जाता है कि ये सभ्यता थी वो 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी थी। और जो सबसे बड़ी ईंट का जिक्र मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ की शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक थी। ये देखो, ये भी एक बड़ा शब्द है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे थी। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़ा नाम मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो। तो यहाँ विशाल स्नानागार मिल रहा है, विशाल अन्नागार मिल रहा है, महाविद्यालय भवन मिल रहा है, बड़ी सभा करने के लिए बड़ा सभा भवन मिल रहा है, हाथी एक विशाल जानवर है तो विशाल हाथी का कपालखंड मिल रहा है, घोड़े के दांत भी काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ देखो। पाशुपतिनाथ बड़ा नाम है, पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिल रही है, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं यहाँ मिल रही है। सबसे ज़्यादा बहुत विशाल संख्या में मोहरें यहाँ से हमें मिल रही है। कुंभकार के 6 भट्टे, बड़े बड़े 6 भट्टे, सबसे विशाल क्षेत्र 1200 हेक्टर के लगभग फैला हुआ, तो विशाल चीज़ें मिल रही है। विशाल स्नानागार 8 बाई, देखो 8 को 3 से गुणा किया 24 आता है, 1 कम कर दिया। इसी तरह 8 को 5 से गुणा करते हैं 40 आता है, 1 कम कर दिया। तो 8 बाई 23 बाई 39 फीट याद रह जाएगा। 8 बाई 24 बाई 40 -1 करना है। 8 बाई 23 बाई 39 फीट का विशाल स्नानागार। इसके उत्तर और दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियाँ मिली है, विशाल अन्नागार है। इसमें देखो 15 तिया 45, 23 तिया 69 में 2 जोड़ना है, 23 तिया 69 में 2 जोड़ना है, 15 तिया 45, 23 तिया 69 में 2 जोड़ना 71 हो जाएगा। 15.23 याद रह गया तो 45.71 मीटर आपको याद रह जाएगा। महाविद्यालय भवन है एक, वहाँ इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई वहाँ महाविद्यालय था उसका भवन है। सभा भवन है एक 20 स्तंभ वाला, वो मिला है। हाथी का कपालखंड मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं। पुरोहित या योगी या पुजारी कुछ भी कह सकते हैं, इनकी मूर्ति और इनका भवन दोनों मिले हैं। नाव और तराजू के चित्र मिले हैं। इस प्रकार की जो नाव है, जो चित्र मिला है नाव का, उस प्रकार की नावें आज भी उस क्षेत्र में चलती हैं नदियों में। तो पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जो शिव की मूर्ति भी माना जाता है। कांसे की नृत्यरत स्त्री की मूर्ति मिली है। सूती वस्त्र, वहाँ से हमें उसके काफ़ी अवशेष मिले हैं, जैसे चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष हैं। ताम्र उपकरण है, वो सूती वस्त्र में लपेट कर धागे से बांध कर, ये ऐसे अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा मोहरें 1200 के लगभग मोहरें हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। योगी की मूर्ति वाली मोहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके दूसरी तरफ बैल की आकृति बनाई गई है। कुंभकार के 6 भट्टे यहाँ से मिले हैं। 1200 हेक्टर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक क्षेत्र है। और गीली मिट्टी पर यहाँ पर कपड़े के निशान मिले हैं। एक चित्र ऐसा मिला है जिसमें एक व्यक्ति है, वो बकरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, अंतिम स्तर है, जो इसका अंतिम स्तर है, उसमें अंतिम स्तर पर मानव कंकाल के कुछ अवशेष यहाँ पर, अंतिम स्तर के मानव कंकाल के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अंतिम स्तर पर मानव कंकाल के जो अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार है, जो यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जो इमारत है, उसके बारे में जॉन मार्शल ने कहा है। जॉन मार्शल ने ये विश्व की अनुपम कृति से कहा है, विश्व की अनुपम कृति कहा है। तो उम्मीद है कि आपको मोहनजोदड़ो
एक बार पढ़ने में काफ़ी सारा याद हो गया। इसे 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको मोहनजोदड़ो से संबंधित सभी जो उत्खनित स्थल हैं उसमें क्या क्या वस्तुएं मिली है वो सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत आसान है। राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनित 1922 में मोहनजोदड़ो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मेरे वीडियो को ऐसे ही लगातार आते रहेंगे। इन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस प्रकार के वीडियो या कौन से सब्जेक्ट में आपको सहायता चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर आपको कोशिश करूँगा आपके तक वीडियो बनाकर पहुँचाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।